हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। कामयाबी की तरफ हम बढ़ तो रहे हैं, पर धीरे धीरे हमारे सामने कुछ कुछ बाधाएं भी आती रहती हैं। ऐसी ही एक बाधा और हमारे सामने आई है। सीबीएसई ने हमारे सामने सैम्पल पेपर रखे हैं और इन सैम्पल पेपर को लेकर सभी के बीच बहुत ही ज़्यादा टेंशन है कि इनको हम किस तरह लिखें, क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इन्हीं सैम्पल पेपर्स को जो आज हमारे सामने हम लेकर आए हैं आपके सामने, वो है हमारी सीबीएसई के द्वारा इशू क्लास 10th हिंदी कोर्स बी का सैम्पल पेपर टर्म 2 का, कि किस तरीके से इसमें क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं और हम किस तरीके से इनके आंसर्स देंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो क्वेश्चंस इसमें पूछे जा रहे हैं वो एग्जाम में तो नहीं आने हैं, लेकिन यहाँ हम आपको ये समझाएंगे कि इनके आंसर्स हम देंगे कैसे, कैसे करने हैं हमको। तो बहुत ध्यान से इनको हम समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने पेपर्स को। तो सबसे पहले जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा तो ध्यान देने सबसे जो पहले देखना है वो है कि आपको क्वेश्चन पेपर सही मिला है कि नहीं। आप सभी को पता है कि हिंदी में एक कोर्स ए होता है और एक कोर्स बी होता है। तो यहाँ पर जो आपका कोर्स बी मिलेगा उसका कोड रहेगा 085। सबसे पहले आपका जो काम है वो है कोड को चेक करना। आप इसे जब चेक कर लेंगे तो आप निश्चिंत हो जाइए कि ये आपको सही मिला। अगर बाय चांस आप कोर्स बी के हैं और आपको 002 कोड मिला, यानी कि वो कोर्स ए का पेपर है, तो बहुत ध्यान से सबसे पहले कोड को चेक करेंगे। इसको करने के बाद आपको ये देखना है कि समय आपको सिर्फ 2 घंटे का दिया गया है। 2 आवर्स सब्जेक्टिव पेपर है, इसलिए 2 आवर्स। आप सभी को पता है कि आपका टर्म 1 में आपको 1.5 आवर मिला था। क्यों? क्योंकि टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। यहाँ पर सब्जेक्टिव है, 2 घंटे का समय है, समय कम है, इसलिए स्पीड पूरी तरीके से बरकरार रखिएगा। मतलब स्टार्टिंग से ही आपको स्पीड में काम करना है। ये मत सोचना कि क्वेश्चंस कम हैं हम बहुत आराम से काम करेंगे। नहीं, क्वेश्चन कम है लेकिन अंदर लिखने के लिए बहुत कुछ है आपके पास में। अब पूर्णांक यानी कि पूरा क्वेश्चन पेपर 40 मार्क्स का है। आपको पहले फर्स्ट टर्म में 40 मार्क्स का आया था, 10 मार्क्स आपके स्कूल की तरफ से जाने थे। उसी तरीके से यहाँ पे भी है, आपका 40 मार्क्स आपका क्वेश्चन पेपर है, 10 मार्क्स आपके स्कूल की तरफ से जाएंगे। अब कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं। सामान्य निर्देश आपको फॉलो करने ही करने हैं, ये ध्यान रखिए। कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इनको फॉलो नहीं करेंगे, आपको हर हाल में ये काम करना ही करना है। तो क्या है, इनको पढ़ते हैं। इस प्रश्न पत्र में कुल 2 खंड हैं, का और खा। ठीक है, का दिया है और खा दिया है। का वाला हमारा क्या रहेगा, हमारी जो पुस्तक है वो, यानी कि जो हमारी हिंदी की पुस्तक और पूरक पुस्तिका है वो दोनों, यानी कि स्पर्श और संचयन, हमारे पास में ये दोनों बुक है। ये दोनों बुक आएंगी हमारे पास में खंड का में। खंड खा में हमारे पास रचनात्मक लेखन कार्य आएगा, जिसपे अनुच्छेद है, पत्र है, विज्ञापन है, संदेश है, नारा है, ये सभी चीज़ें हमारे पास में आएंगी। तो अब खंड का में कुल 3 प्रश्न दिए गए हैं। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए इनके उत्तर दीजिए। तो जो 3 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, 3 प्रश्न का मतलब है एक प्रश्न के अंदर भी उप प्रश्न रहेंगे आपके। एक प्रश्न है, उसके अंदर उप प्रश्न है, फिर प्रश्न संख्या 2 है, उसके अंदर उप प्रश्न है, फिर प्रश्न संख्या 3 है, उसके अंदर उप प्रश्न है। तो ये सभी हमारी जो हिंदी की पुस्तक और पूरक पुस्तिका वहाँ से पूछे जाएंगे। फिर है खंड खा में कुल 5 प्रश्न दिए गए हैं, यानी रचनात्मक लेखन में देखिए 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपके टोटल 8 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो रचनात्मक लेखन में प्रश्न ज़्यादा हैं और इनके में भी प्रश्न ज़्यादा हैं। तो यानी कि टोटल आप देखेंगे आपके पास बहुत सारा है। स्पीड जो मैंने बोली थी आपको बहुत अच्छी रखनी है, फटाफट काम करना है। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए इनके उत्तर दीजिए। कुल प्रश्नों की संख्या 8 है। प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए यथासंभव क्रमानुसार उत्तर दीजिए। क्रमानुसार मतलब सबसे पहले, जैसे कि क्वेश्चन पेपर में खंड का पूछा गया है तो हम खंड का लिखेंगे और उसमें प्रश्न 1 के अंदर के जो उत्तर हैं वो देंगे, फिर प्रश्न 2 के उत्तर देंगे, प्रश्न 3। ऐसा नहीं करेंगे कि हमने सबसे पहले खंड का ऑप्ट किया या खंड खा ऑप्ट कर लिया। ऐसा नहीं करना है। आपसे अगर क्वेश्चन पेपर में खंड का पूछा गया है तो सबसे पहले आप खंड का करेंगे,
फिर उसके अंदर के करेंगे। ऐसा नहीं कि खंड का में आपने पहले प्रश्न संख्या 2 कर लिया और फिर 3 कर लिया फिर उसके बाद 1 किया, नहीं, सबसे पहले प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3। आप बिल्कुल सीक्वेंस के हिसाब से काम करेंगे जिस तरीके से पूछा गया। बहुत ही नीट एंड क्लीन वर्क करना है, बहुत ही अच्छा, गंदा नहीं करना, काटपीट नहीं करनी है, सफाई से काम करना है, हैंड राइटिंग का ध्यान रखना है, ये सभी कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए काम करना है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब आ रहे हैं हम खंड का पे। खंड का पे हमसे प्रश्न संख्या 1 पूछी गई है। क्या? निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में दीजिए। ध्यान दीजिएगा, 25 से 30 शब्द, ठीक है। ये प्रश्न हमसे 2 इंटू 2 यानी कि आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, 2 इंटू 2 यानी कि 4 अंक का है, यानी 4 नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं, 2 नंबर का 1 है। ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो पहला खंड का है, इसमें जो हमसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है वो 4 नंबर का है, उसके अंदर 2 क्वेश्चन दिए हैं यानी कि 2 नंबर का 1 क्वेश्चन है। तो पहला जो प्रश्न हमसे 2 नंबर का पूछा गया है वो क्या है? पर्वत प्रदेश में पावस कविता में पर्वत द्वारा अपना प्रतिबिंब तालाब में देखना पर्वत के किन मनोभावों को स्पष्ट करना चाहता है। अच्छा, आपको एक चीज़ हम बताना भूल गए, जो हमने यहाँ मार्क किया था 25 to 30, ये ध्यान देना है आपको। क्या, कैसे हम पता करें? अब ये तो नहीं है कि इतना पेपर में हमारे पास टाइम नहीं रहता कि हम बैठ के वर्ड्स गिने, ये काम आपको नहीं करना। आप अभी एग्जाम में नहीं, अभी आप अपनी इंग्लिश की हैंड राइटिंग और हिंदी की हैंड राइटिंग सबकी अलग अलग होती है। हिंदी में लीजिए आप 2 लाइन्स, कुछ भी जो भी आपको क्वेश्चन याद हो या कुछ भी हो, 2 लाइन्स लिखिए। 2 लाइन्स लिखने के बाद फिर उसमें आप शब्दों को काउंट करिए, कितने शब्द है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास बहुत सारी लाइन्स लिखी हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एक लाइन में कितने आए हमारे पास? 10 आए। अब आपकी हैंड राइटिंग अनुसार एक लाइन में 5 आ सकते हैं, एक लाइन में 7 आ सकते हैं, एक लाइन में 6 आ सकते हैं। अब मान लीजिए सपोज एक लाइन में अगर 5 वर्ड आ रहे हैं, कोई बहुत दूर दूर लिखता है तो एक लाइन में 5 वर्ड्स आते हैं, तो उन 5 वर्ड्स के अकॉर्डिंग आप अगर 25 वर्ड देखेंगे तो 5 लाइन आ गई, 30 आई तो हमारे कितने? 6 लाइन आ गई। तो यानी कि आप जिनके एक लाइन में 5 वर्ड्स आ रहे हैं उनको 25 से 30 के लिए यानी कि 5 साढ़े 5 लाइन इतनी इनफ है। मैक्सिमम 6 लाइन, 6 लाइन से ज़्यादा आपको नहीं लिखना है इसका आंसर, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आप सभी की हैंड राइटिंग में डिपेंड है, इसलिए इसको पहले आप वेरीफाई करिए कि आप एक लाइन में कितने वर्ड्स लिख लेते हैं। अब वर्ड का मतलब ये नहीं है कि मैं, द्वारा, मैं, के, इससे, इनको भी आप वर्ड्स में काउंट करें, ये वर्ड्स में काउंट नहीं होते हैं। जैसे इसमें आ रहा है पर्वत प्रदेश पावस कविता पर्वत, अपना प्रतिबिंब तालाब देखना पर्वत, ये जो बड़े बड़े शब्द होते हैं ये आएंगे। मैं, के, से, द्वारा, ये सब चीज़ें हमारी वर्ड्स में काउंट नहीं होती, तो इनको मत काउंट करिएगा, इनको इस तरीके से करेंगे। तो जब आप एक बार कर लेंगे तो आपको कोई भी हो, अभी अब आपके आगे अगर 60 वर्ड का आएगा, 150 वर्ड्स का आएगा, तो वो आपको जब आपको एक लाइन का पता है कि आपका एक लाइन में कितना आता है, तो आपको आगे आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि आप कितनी लाइन्स आपको लिखनी है। क्लियर? तो ये आपका तरीका है, आप किस तरीके से लाइन या वर्ड लिमिट को फाउंड करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने पढ़ा था, ये सबसे पहले हमारी बुक स्पष्ट के जो है पहला है पर्वत प्रदेश में पावस जो कविता है उससे पूछा गया है। तो उसमें क्या था कि पर्वत अपना प्रतिबिंब किस में देख रहा था? तालाब में। तालाब में देखना पर्वत के किन मनोभावों को स्पष्ट कर रहा है, कौन से भाव हैं पर्वत के जो स्पष्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो हम आंसर आपको लिखना है, ये ध्यान रखिएगा कि हम सभी ने कविता पढ़ी है, उसकी व्याख्याओं को समझा है, लाइन बाय लाइन अर्थ को समझा है, व्याख्याओं को समझा है, तो आप सभी को पता है कि जो पर्वत अपने प्रतिबिंब को देख रहा है वो अपने रूप पर बड़ा गर्व महसूस कर रहा है कि वो बहुत सुंदर है, इसलिए बार बार वो अपने प्रतिबिंब को तालाब में देख रहा है, खुश हो रहा है। ये सब चीज़ें थी ना, तो वही चीज़ क्या है दिया है, पर्वत में मनुष्य की भांति भावनाएं हैं। जाहिर सी बात है, अगर वो प्रतिबिंब देख रहा है तो वो मनुष्य की तरह ही फील कर रहा है।
तालाब या दर्पण एक संकेतक है कि पर्वत क्या महसूस कर रहा है। वह स्वयं को निहार कर अपने अंतर्निहित भावों को समझाने का प्रयास करता है। विशाल आकार को देखकर गर्वित होता है और अपने ऊपर खिले फूलों की शोभा को देखकर प्रसन्न हो रहा है। यानी कि वो अपनी सुंदरता को या अपने रूप सौंदर्य को, सब कुछ को तालाब में देखकर बहुत ही गर्व महसूस कर रहा है, खुश हो रहा है कि वो इतना सुंदर है, इतना ऊंचा है, इतना प्यारा है, ये सभी चीजें देखकर। और उसके अंदर ये सभी भावनाएं क्यों रही? पर्वत तो निर्जीव है, तो उसको आप क्या बताएंगे? उसके अंदर सारी भावनाएं मानव जैसी हो रही हैं, क्योंकि इस पूरी कविता में आप देख रहे हैं कि प्रकृति का मानवीयकरण किया गया है। तो यहाँ पर सभी जितनी भी प्राकृतिक चीजें, चाहे पेड़ हो, फूल हो, कुछ भी, फूलों को जैसे आंखों का दिया गया, आंखों का दिया बात करी गई, तो यहाँ पर क्या है? सभी चीजों को मानवों से तुलना की गई, तो पर्वत को भी मानव की भावनाओं से तुलित किया गया है। तो ये हो गया हमारा 2 नंबर का ये क्वेश्चन। अब हमारे हैं प्रश्न संख्या 2 पर, यानी कि पहले प्रश्न का ही खा। क्या दिया है? कर चले हम फिदा कविता और कारतूस एकांकी के भावों की तुलना कीजिए, विश्लेषण करते हुए अपने मत में समर्थन में तर्क प्रस्तुत कीजिए। अब क्या है? कर चले हम फिदा जानो तन साधियों, निदा फाज़ी जी की जो ये हमने गीत जो हमने पढ़ा था, ये तो इसमें हमने क्या देखा था कि किस तरीके से जो है जो सिपाही हैं वो मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। अब कह रहे हैं अपने आगे जो सिपाही आ रहे हैं उनको प्रोत्साहित करते हुए वो गाना गा रहे हैं। उसी तरह दूसरी जो एकांकी हमारी कारतूस थी, उसमें क्या था? उसमें किस तरीके से जो है अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए बहुत ज़्यादा कार्यरत है, वो चीज़ें आपको बताई गई थी। तो एक तरीके से अपने देश के प्रति ही दोनों के भाव थे, चाहे सिपाही के हों, चाहे कारतूस के नायक के हों। तो यहाँ पर क्या था? कर चले हम फिदा कविता और कारतूस एकांकी में एक समान देशभक्ति भाव निहित है। दोनों में ही देशभक्ति थी। देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करने की भावना समाहित थी दोनों में ही। कविता में सैनिकों के कर्तव्य भावना का वर्णन है एवं एकांकी में वजीर अली के कारनामों से मातृभूमि के प्रति उसकी कर्तव्य निष्ठा का पता चलता है। तो किस तरीके से यहाँ पर दिखाया था? कर चले कविता में सिपाहियों का बताया गया था जो बॉर्डर पर थे, वो नियंत्रण रेखा पर थे और किस तरीके से मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे अपने देश की रक्षा के लिए। और दूसरी तरफ वजीर अली जो है वो अपने देश से अंग्रेजों को हटाने के लिए कार्यरत था। तो दोनों ही क्या थे? देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत थे। कविता और एकांकी पाठक के हृदय में देशभक्ति व कर्तव्य की भावना को जगाती है। अब जाहिर सी बात है, अगर हमने ये गीत पढ़े कर चले हम फिदा, या हम इस एकांकी को पढ़ें कारतूस, दोनों से ही हमें ये पता चलता है कि हमारे अंदर हम खुद देशभक्ति की भावना को महसूस करने लगते हैं। तो जाहिर सी बात है, जिसको पढ़ के आप जो महसूस कर रहे हैं वही चीज़ लिखेंगे तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये था, तो ये भी 2 अंक का क्वेश्चन था। अब तीसरा हमारे पास में क्या आ रहा है? वजीर अली के जीवन का लक्ष्य अंग्रेजों को इस देश से बाहर करना था। कारतूस पाठ के आधार पर कथन की सत्यता सिद्ध करिए। अब क्या था? वजीर अली का क्या काम था? वजीर अली क्या कर रहा था? वो क्या कर रहा था? उसका लक्ष्य अंग्रेजों को इस देश से बाहर करना। तभी तो उसने अफगानिस्तान के शासक को भी बुलाया था, यही किया था ना उसने, वो भी यही कोशिश कर रहा था। तो ये बात हमें कारतूस पाठ के आधार पर सिद्ध करना है। मतलब अब आपको ऐसे कई वाक्य यहाँ पर लिखना है कि वो अंग्रेजों को बाहर करना चाह रहा था। तो कैसे लिखेंगे? जाबाज वजीर अली अत्यंत साहसी, पीर तथा पराक्रमी था। वह अवध के नवाब आसिफउद्दौला का बेटा था। वह जब स्वयं अवध के तख्त पर बैठा था तो केवल 5 महीने के शासन में ही उसने अवध के दरबार से अंग्रेजों के प्रभाव को पूर्णतः मुक्त कर दिया था। तो सबसे पहला उसने क्या किया था? जब वो तख्त पे ज्यादा टाइम के लिए तो नहीं बैठा था, वो तो जाहिर सी बात है उसके चाचा ने जो चाल चली उसकी वजह से तख्त से हटा दिया गया था। लेकिन यहाँ पर क्या था? वो जितने टाइम के लिए बैठा उसने सबसे पहले अंग्रेजों को अवध से बाहर कर दिया था। उसके अंग्रेज विरोधी कार्यों को देखते हुए अंग्रेजों ने अपने षड्यंत्र द्वारा उसे तख्त से हटाकर उसके पिता के भाई शहादत अली को नवाब घोषित कर दिया था। अब अंग्रेज वो तो डिवाइड एंड रूल पे सारा काम करते थे, तो उन्होंने क्या किया था? वजीर अली को हटाया और उसके चाचा यानी शहादत अली को तख्त पर बैठा दिया, क्योंकि शहादत अली अंग्रेजों का गुलाम था, वो अंग्रेजों के तलवे चाटता था, इसलिए शहादत अली का बैठना अंग्रेजों के लिए फायदे की बात थी।
वजीर अली ने ऐसी विषम परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी। वह सदैव अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए प्रयत्न करता रहा। वह लगातार अपने बहादुर सिपाहियों के साथ नेपाल की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहा था, ताकि वहां पहुंचकर वह अपनी शक्ति का विस्तार कर सके और अंग्रेजों को बाहर कर सके। साथ ही अफगानिस्तान के शासक को भी बुलाया था अपनी मदद के लिए। साथ ही आप यहाँ पर एक वो वाकया भी लिख सकते हैं कि किस तरीके से उसने वकील को मार दिया था, है ना, अंग्रेजों के वकील को भी तो मारा था। तो वो सारी चीजें आप यहाँ पर वो सभी घटनाओं को यहाँ पर मिक्स मैच करके लिख सकते हैं। अब आता है हमारे पास प्रश्न संख्या 2। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 हमने देख ली। अब प्रश्न संख्या हमारे पास 2 आ रही है। 2 में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर 60 से 70 शब्दों में दीजिए। अब ध्यान रखिए, अभी तक हमारे पास लघु प्रश्न आए थे, अब हमें क्या करना है, 60 से 70 शब्दों के हमें उत्तर देने हैं। तो ये भी आप उसी तरीके से काउंट करोगे। एक लाइन में 5 वर्ड्स होंगे, तो आप लाइन काउंट कर लीजिए कि हमें कितनी लाइन्स में लिखना है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ध्यान रखिए कि ये जो हमारा आ रहा है ये हमारी बुक है, कौन सी, संचयन से लिया गया है। कौन सी बुक है? संचयन से क्वेश्चन आ रहे हैं। और इस बुक में जो क्वेश्चन आए ये 4 into 1, यानी कि एक क्वेश्चन में 2 प्रश्न दिए गए, दोनों में से आपको एक करना है। तो 4 नंबर का एक प्रश्न दिया गया है। पढ़ते हैं। मृगाक्षी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में मैनेजर के पद पर आसीन है। श्रेष्ठ संचालन व बहुमुखी प्रतिभा की धनी होने के साथ ही बुद्धिमानी के तथ्यों को सुलझाने और सभी कार्यों को व्यवस्थित करने में उसका कोई सानी नहीं है, यानी कि वो बहुत ही बुद्धिमान है। वह रात दिन काम में जुटी रहती है, कंपनी के स्तर को बढ़ाने के लिए सदैव प्रयासरत रहती है। कुछ दिनों से उसके सिर में दर्द रहने लगा तथा नींद भी ठीक से नहीं आती। जरा सी बात में चिड़चिड़ापन होता है तथा अक्सर उदासी उसे घेरे रहती है। इसका क्या कारण हो सकता है? मतलब वो बहुत अच्छी है, हमेशा काम करती है, सब कुछ है। अब वो जो सरदर्द हो रहा है, उदासी घेरी है, इसका कारण क्या है आपको ये बताना है। क्या दिया है? पतझड़ में टूटी पातियां, पाठ में झेन की देन। ठीक है, 2 उसमें दी हुई ना, 2 कहानियां पतझड़ टूटी, उसमें क्या है, झेन की देन से हमें जो सीख प्रदान करती है, क्या वह मृगाक्षी के लिए सही साबित हो सकती है? स्थिति का मूल्यांकन करते हुए अपने विचार लिखिए। तो अब जो हमने पाठ पढ़ा है झेन की देन में, उसमें जो हमें सीख मिल रही है, क्या वो मृगाक्षी के लिए एकदम सही साबित हो रही है? कैसा ऐसा करना चाहिए? तो इसका उत्तर हम किस तरीके से लिखेंगे, देखिए ध्यान से। सबसे पहले हमें झेन की देन कहानी पता होनी चाहिए, हम सभी ने पढ़ी है। तो क्या दिया था, क्या है? पतझड़ की टूटी पत्तियां पाठ में झेन की देन हमें जो सीख प्रदान करती है वह निश्चित रूप से मृगाक्षी के लिए सही साबित होती है। झेन की देन में मानसिक रोग होने के विभिन्न कारणों में जीवन की अधिक रफ्तार, मानसिक तनाव, उच्च स्तर की प्रतिस्पर्धा आदि बताए गए हैं। अधिक से अधिक काम करना व कम समय में काम निपटाना, ऐसे कारणों से ही मानसिक तनाव बढ़ता है। तो क्या था, अब जो झेन की देन थी उसमें वो वाली क्या था कि किस तरीके से जापानियों ने 1 महीने का काम ही 1 दिन में करने की कोशिश करी थी, जिससे वहाँ के अधिकतर लोग मानसिक तनाव से जूझ रहे थे। कहानी थी ना। तो यहाँ पर हमारे सामने मृगाक्षी एक काल्पनिक कैरेक्टर खड़ा किया गया है और उसी के हिसाब से अब मृगाक्षी क्या था, वो हर स्तर से अपना काम कर रही थी, सब कुछ कर रही थी। अब ज़रूरत से ज़्यादा काम, ज़्यादा जो हमारा वर्किंग टाइम है उससे भी ज़्यादा हम परफेक्टली काम करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, जाहिर सी बात है हमारे दिमाग पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा और वो प्रेशर के ज़रिए क्या होगा, हमारे अंदर तरह तरह की बीमारियां होंगी। ब्लड प्रेशर है, शुगर है, हम रेस्टलेस हो जाते हैं, थका थका महसूस करते हैं, नींद नहीं आती है, बहुत सारी चीज़ें। तो ये सभी क्या है, मानसिक तनाव ही का ही एक जरिया होता है। तो यही चीज़ें बताइए कि झेन के दिन हमें ये सीख देती है। क्या है, यह रफ्तार दिमाग को रुग्ण कर देती है। रुग्ण मतलब बहुत ज्यादा रफ्तार से, भाई दिमाग की भी चलने की कैपेसिटी है, अगर हम उसको बहुत तेजी से चलाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, वो जाहिर सी बात है बीमार पड़ेगा ही पड़ेगा। तो वही चीज यहाँ पर उसके साथ हुई कि वो बहुत जरूरत से ज्यादा अपने दिमाग से काम ले रही थी, इसीलिए उसके सर में दर्द रहना, उसका बुझा बुझा रहना, थकान रहना उसके साथ हो रही थी। हम अकेलेपन के शिकार होते जाते हैं और स्वयं से ही बातें करते हैं, लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। मृगाक्षी के साथ भी ऐसा ही हुआ और जीवन में संतुलन ना होने से वह बीमार हो गई।
जैन की देन में टी सेरेमनी के माध्यम से वर्तमान का महत्व एवं सुख चैन व आराम की जिंदगी के विषय में बताया गया है। भूतकाल एवं भविष्य काल के मिथ्या होने को समझकर सहजता से जीते हुए कर्मरत रहकर तनाव रहित होकर हम स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो उसमें क्या था, एक टी सेरेमनी में लेखक जाते हैं ना कि जहां पे एक चाय का छोटा सा कप है जिसको बहुत ही आराम से धीरे धीरे पीना है। तो उसमें क्या होता है ना, दिमाग एकदम सुन्न सा हो जाता है, स्थिर हो जाता है। क्या पास्ट है क्या फ्यूचर है हमें कुछ नहीं, हम सिर्फ प्रेजेंट में जी रहे होते हैं उस समय। तो वही उस टी सेरेमनी के जरिए हमें बताया है कि हमारा फ्यूचर पास्ट कुछ नहीं होता, जो कुछ होता है हमारे पास वर्तमान होता है, क्योंकि जो पास्ट निकल गया उसके साथ हम कुछ कर नहीं सकते, और जो फ्यूचर है हम उसके साथ भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी हम क्या कर सकते हैं, हम अभी वर्तमान जो हमारे साथ है हम उसको कर सकते हैं। तो हमें उसी के लिए कार्यरत रहना चाहिए और आराम से काम करिए। अब एकदम स्लो नहीं करना है, उतना करना है जितना हम कर सकें, और उसको इत्मीनान से करिए। अपने आप में ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दिया, जैसे मृगाक्षी ने किया। मृगाक्षी ने बहुत ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस दिया जिससे वो मानसिक तनाव का शिकार हो रही थी। तो उसको इस तरीके से लिखेंगे। अब इसी में अथवा के बाद जो दूसरा क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, दुनिया भर में असहिष्णुता लगभग आम हो गई है। जाति, धर्म, रंग और वैचारिक रूप से भिन्न दृष्टिकोण रखने वाले लोगों के प्रति असहिष्णुता की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। सहिष्णुता की परिभाषा पर विचार करें तो जिस विश्वास और प्रथा को हम पसंद नहीं करते उसमें बाधा डालने के बजाय संयम बरतना ही सहिष्णुता है। अब ध्यान दीजिए क्या इसने पूछा है। जो लोग भेदभाव करते हैं, मतलब जैसे रंग के हिसाब से कोई काला है कोई गोरा है, तो उसमें हम भेदभाव कर रहे हैं ना, तो ये क्या असहिष्णुता है। तो यहाँ पर क्या दिया, सहिष्णुता की परिभाषा पर विचार करें तो जिस विश्वास और प्रथा को हम पसंद नहीं करते उसमें बाधा डालने की बजाय संयम बरतना ही सहिष्णुता है। यानी कि हमें जो चीज पसंद नहीं आ रही, मान लीजिए हमको कोई धर्म पसंद नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, तो हम क्या होगा, हम उसके खिलाफ कुछ कार्य नहीं करें, बस शांति से, ठीक है नहीं पसंद है, शांत रहिए, संयम बरतिए अपने अंदर। उसको लेकर उग्र होना, उसके बारे में बातें करना, प्रोटेस्ट करना, धरने देना, तरह तरह की बातें करना, ये सब चीजें गलत है। नहीं पसंद है, ये आपकी अपनी सोच है, अपने तक रखिए। ये क्या कहलाता है, सहिष्णुता। यानी कि चुपचाप शांति से बर्दाश्त कर, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है हम रह रहे हैं, अलग अलग रंग के लोग होंगे, अलग अलग जाति होंगी, अलग अलग धर्म होंगे। ये इसका मतलब नहीं कि हमारा ही धर्म सर्वोपरि है। सभी धर्म, सभी के लिए अपने अपने धर्म महत्वपूर्ण होते हैं। तो हम अपने धर्म को बहुत महत्वपूर्ण बनाएं और दूसरे को हम गलत बोल दें तो ये गलत चीज होती है। हम अपने को मानते हैं, दूसरा अपने को मानता है, तो ये सहिष्णुता होती है। संयम बरतना हमारा सहिष्णुता कहलाता है। अब ये तो हमने असहिष्णुता और सहिष्णुता के बारे में पूछा। क्वेश्चन क्या है, कवि मैथिली शरण गुप्त ने कहा है, अतर्क एक पंथ के सतर्क पथ हो। सभी इस पंक्ति की सार्थकता व वर्तमान समय में उसका औचित्य स्थापित कीजिए। क्या है, ध्यान दीजिएगा पहले, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो, यानी कि यहां पर हम सभी क्या हैं, एक पंथ पे चल रहे हैं, एक रास्ते पे चल रहे हैं, मगर हम सभी राही अलग अलग हैं। तो यहां पर क्या करना है, हमें इस पंक्ति की सार्थकता को आज के समय के साथ सिद्ध करना है। अब आज का समय आप देखते हैं कितने तरह के वैचारिक मतभेद हैं, जाति भेद है, रंग भेद है, बहुत कुछ है। आप अगर आप आज के समय में देखेंगे तो भेदभाव तो बहुत ही ज्यादा हो रहा है, धर्म पे हो, जाति पे हो, आपके विचारों पर हो, हर चीज पर है। तो आपको इसी चीज इस पंक्ति को आज के समय के हिसाब से तर्क देना है। तो क्या दिया है, कवि मैथिली शरण गुप्त ने अपनी कविता मनुष्यता के द्वारा मानव जाति को प्रेरित किया है। वे मानव को सहिष्णुता, परमार्थ, विश्व बंधुत्व, करुणा, उदारता, धैर्य, सहयोग आदि गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो मनुष्यता कविता जो हमने पढ़ी उसमें किस तरीके से उन्होंने बताया, हम मनुष्य हैं, विचार लो कि मृत्यु होना कभी, मृत्यु से डरो कभी। तो ये सब चीजें क्या है, हमको मनुष्य करने के लिए बता रहे हैं।
किस तरीके से हम मनुष्य हैं, मनुष्य बनकर रहें, दूसरों के लिए परोपकार करें, हम दूसरों के विचारें, शांति रखें, विश्व बंधुत्व बनाएं। बहुत सारी चीज़ें हमें इस कविता के माध्यम से पता चली। आप इस कविता को ही नहीं लेंगे, बहुत सारी कविताएं हैं कि जिसमें हम जहाँ पर कवियों ने हमें बहुत सारी चीज़ों की सीख दी है कि हमें भेदभाव नहीं रखना है। सिर्फ हम इस कविता के बारे में, मनुष्यता कविता की बात नहीं करें, बहुत सारी कविताएं हैं उसमें। अधीर होकर भाग्यहीन होने से अच्छा है कि धैर्यवान बने, यानी कि हम पेशेंस के साथ काम करें। हम अगर पेशेंस नहीं रखेंगे तो हमारे साथ क्या होगा, हमारे पास जो चीज़ें हैं वो भी चली जाएंगी। तो अच्छा है कि हम धैर्यवान बने और बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हमको मिल सकें। मेल जोल, प्रेम व सौहार्द की भावना परस्पर होनी चाहिए तथा वैचारिक भिन्नता को बढ़ने नहीं देना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तथा ईश्वर की प्राप्ति के लिए विभिन्न मांगों को एक करके पारस्परिक मतभेदों को भुला देना चाहिए तथा तर्कों से परे ईश्वर को एक पंथ पर आगे बढ़ना चाहिए। परमात्मा का अस्तित्व सभी तर्कों से ऊपर है और हम भी उनके अंश हैं, अतः इन सद्गुणों को अपनाते हुए मनुष्यों को लोक कल्याण पर बल देना चाहिए। ईश्वर ने हमें यहाँ इस पृथ्वी पर भेजा, उन्होंने ही हमें बनाया, हमें सिर्फ एक रास्ता उन्होंने दिखाया है, ठीक है। तो उसी एक रास्ते पे हमको चलना है। हम अलग अलग हैं, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग रंग भेद है हमारा, सब कुछ है, हम सब हर तरीके से, लेकिन चलने के लिए उन्होंने हमें सिर्फ एक ही रास्ता दिया है, वो है परमार्थ। मनुष्य ही परोपकार कर सकता है, जंतु नहीं करता। इसलिए हमें इन सारी चीजों को समझना है, धीरज के साथ समझना है, धैर्य रखना है, इन सभी का पालन करना है और विश्व बंधुत्व, शांति, सौहार्द को बनाते हुए इस पथ पर आगे बढ़ते रहना है। तो इस तरीके से हमें आज के हिसाब से, आज हमें ये सब चीजें नहीं मिलती हैं, तो हमें आज जब हम बदलेंगे तो सारी चीजें बदलेंगी। सबसे पहले हमें अपने आप से काम शुरू करना होता है। तो आप इस तरीके से बताएंगे। तो ये प्रश्न हमारा 4 अंक का था, तो यानी कि दोनों में से आपको एक करना था। तो यहाँ पर आपको वैचारिक यानी कि एक सिचुएशन दी गई थी जिसके हिसाब से आपको अपने विचार व्यक्त करने थे। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3। पूरक पाठ्य पुस्तक संचयन के किन्हीं 3 प्रश्नों में से 2 के उत्तर देने। अब आपसे सामने 3 प्रश्न रखे गए, 3 में से आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने। यहाँ पर क्या दिया, 3 into 2 यानी कि 3 जो है 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा आपका। क्या दिया है, कल भी उसके यहाँ गया था लेकिन ना तो वह कल ही कुछ कह सके और ना ही आज। दोनों दिन उनके पास में देर तक बैठा रहा लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। जब उनकी तबीयत के बारे में पूछा तब उन्होंने सिर उठाकर एक बार मुझे देखा, फिर सिर झुकाया तो दोबारा मेरी ओर नहीं देखा। हालांकि उनकी एक ही नज़र बहुत कुछ कह गई। जिन यंत्रणाओं के बीच वह घिरे थे और जिस मनः स्थिति में जी रहे थे उनमें आंखें ही बहुत कुछ कह देती हैं, मुंह खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। हरिहर काका की 15 बीघे जमीन के लिए जी का जंजाल बन गई थी। कथन के आलोक में अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो लेखक जब हरिहर काका से मिलने के लिए जाते हैं तो वो किस तरीके से चुप हो गए थे, आसमान को ताकते रहते हैं, ये बात बताई थी उन्होंने पाठ में। तो अब ये लेखक ने जो ये बात कही है, पाठ के आधार पर आपको ये बात व्यक्त करनी है कि आखिर ये परिस्थितियां उनके साथ क्यों बनी, किस लिए बनी, क्या कारण था, ये सब चीजें बनानी है। किस तरीके से मठाधीश ने उनके साथ गलत किया, परिवार वालों ने गलत किया, ये सारी चीजें आप इसके आंसर में क्लियर करेंगे, तभी ये तर्क आप साबित कर पाएंगे। तो इसका उत्तर हम किस तरीके से लिखेंगे, देखिए, हरिहर काका और लेखक के बीच बहुत ही मधुर एवं आत्मीय संबंध थे। लेखक गांव में जिन लोगों का सम्मान करते थे, हरिहर काका उनमें से एक थे। हरिहर काका की आंखों में लेखक ने उस दुख को देखा जो रिश्तों की गर्माहट के भावों की नकारात्मक हुआ तथा पांव पसारती हुई स्वार्थ लिप्सा और धन की आड़ में फलने फूलने का अवसर पा रही हिंसा प्रवृत्ति का उजागर करता है। अब सबसे पहले आप यहाँ पर ही बताएंगे कि जो इनकी सिचुएशन है उसका कारण क्या था। कारण क्या था, सबसे पहले आपने संबंध बताएंगे कि लेखक और काका के बीच कैसे संबंध थे, हमने ये संबंध बता दिया। फिर अब उसके बीच जो वो एकदम आसमान को ताक रहे हैं, शांति से पढ़े हैं, कुछ बोलते नहीं, उसका कारण क्या था। रिश्तों की जो गर्माहट थी वो धन लिप्सा में बदल गई थी,
प्रॉपर्टी को पाने के लिए था ना, कि किस तरीके से ज़मीन हथिया ले। तो उन सभी की जद्दो, और वो भी हिंसात्मक हो गई थी, किस तरीके से मारपीट होने लगी थी उनके साथ में, इन सभी के कारण हरिहर काका का ये जो है सारी सिचुएशन हुई थी हरिहर काका के साथ। फिर ठाकुर, अब ये क्या था, ठाकुर बाड़ी के महंत एवं हरिहर काका के भाइयों का एकमात्र उद्देश्य हरिहर काका की 15 बीघे जमीन को हथियाना था। इसके लिए उन्होंने कई तरह के हथकंडे अपनाए और हरिहर काका पर बहुत जुर्म हुए और अत्याचार किए गए। तो अब दोनों के बारे में आपने बता दिया कि जो है ठाकुर बाड़ी के महंत और उनके भाइयों दोनों ने ही उनके साथ जुर्म किए और बहुत हद तक हिंसात्मक भी हुए उनके साथ। उनके विश्वास को ठेस पहुंचाई। ठाकुरबाड़ी के महंत ने जबरदस्ती सादे कागज पर अंगूठे के निशान लिए, उन्हें मारा पीटा तथा हाथ पांव और मुंह बांधकर कमरे में बंद कर दिया। हरिहर के भाइयों ने भी ऐसा ही किया। मतलब जो महंत ने किया, महंत तो चलो बाहर वाले थे, भाइयों ने भी तो यही कार्य किया, जबरदस्ती उनसे सिग्नेचर लिए, उनके मारा पीटा बांधा, सब कुछ किया उनके साथ। भौतिक सुखों की होड़ में रिश्तों की अहमियत को औपचारिकता और आडंबर का जामा पहनाना इत्यादि के कारण हरिहर काका की 15 बीघे जमीन उनके लिए जी का जंजाल बन गई थी। कहने का मतलब है उनके पास जो प्रॉपर्टी थी ये उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत का कारण बन गई थी, क्योंकि हर कोई व्यक्ति उस 15 बीघे जमीन को हथियाना चाहता था, बस किसी तरीके से उसको वो जमीन मिल जाए। और इसके लिए जो है हरिहर काका को तरह तरह के जुर्मों का सामना करना पड़ रहा था। तो ये हो गया हमारा पहला का वाला। अब खा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, लेखक गुरदयाल सिंह अपने छात्र जीवन में छुट्टियों के काम को पूरा करने के लिए योजनाएं तैयार करते थे। क्या आप भी योजनाएं लेखक की योजनाओं से मेल खाती है? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो अब वो क्या होते थे, योजनाएं तैयार करते थे ना, भाई हम छुट्टियों में ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे। मतलब जो उनको मिलता था ना, वर्क मिलता था उनको, यानी कि जो हॉलीडे होमवर्क मिलता था उसको सोचते थे ना, भाई 200 सवाल करने हैं, एक दिन में इतने करेंगे तो 10 दिन में का हो जाए, एक दिन में हमने 20 क्वेश्चन कर लिए तो 10 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। तो वो जो योजनाएं बनती थी, क्या आप भी ऐसी योजनाएं बनाते हो और क्या आपकी योजनाएं उनकी योजनाओं से मेल खाती हैं, ये आपको बताना है, तर्क सहित चीज़ें देनी है। तो सबसे पहले वो जो क्या योजनाएं बना रहे थे वो देना है। उसी तरीके से क्या लेखक अपने छात्र जीवन में स्कूल की छुट्टियों में मिले काम को पूरा करने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाया करते थे। जैसे हिसाब के मास्टर जी द्वारा दिए गए 200 सवालों को पूरा करने के लिए रोज 10 सवाल निकालने जाने पर 20 दिन में पूरे हो जाएंगे। ठीक है, एक दिन में 10 किए तो 20 दिन में पूरे वो 200 सवाल निकल जाएंगे। लेकिन खेल कूद में छुट्टियां भागने लगती थी। ठीक है, आज नहीं करने कल कर लेंगे, तो इससे क्या होता था, दिन कम होते जाते थे और काम कुछ नहीं होता था। तो मास्टर जी की पिटाई का डर सताने लगता। फिर लेखक रोज के 15 सवाल पूरे करने की योजना बनाते। तब उसे छुट्टियां भी बहुत कम करने लगने लगती थी और दिन बहुत छोटे लगने लगते थे। स्कूल का भय भी बढ़ने लगता था। ऐसे में लेखक पिटाई से डरने के बावजूद उन लोगों की आती बहादुर बनने की कल्पना करने लगते थे जो छुट्टियों का काम पूरा करने के बजाय मास्टर जी की पिटाई खाना अधिक बेहतर समझते थे। तो यहाँ तो हमने क्या बता दिया आपको कि क्या वो योजनाएं बनाते थे। अब आपकी योजनाएं उनकी योजनाओं से, अब आप जो योजनाएं बनाते हैं क्या आपकी योजनाएं उनसे मेल खाती है या नहीं खाती, सेकेंड पैरा में आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। पहले पैरा में आपने जो लेखक ने योजनाएं बनाई उसे लिखेंगे, सेकंड पैरा में आप जो योजनाएं बनाते हैं फिर आपकी योजनाएं मेल खाती हैं कि नहीं खाती। योजनाएं, उनके परिणाम की बात मैं नहीं कर रही, सिर्फ योजनाएं मेल खाती हैं कि नहीं, ये आपको सेकंड पैरा में एक्सप्लेन करना होगा। अब तीसरा क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है क्या है, वह तो जब डॉक्टर साहब की जमानत जब्त हो गई तब घर में जरा सन्नाटा हुआ और टोपी ने देखा कि इम्तिहान सिर पर खड़ा है। वह पढ़ाई में जुट गया, परंतु ऐसे वातावरण में क्या कोई पढ़ सकता था, इसलिए उसका पास ही हो जाना बहुत था। वाह दादी बोली, भगवान नजरे बद से बचाए, रफ्तार अच्छी है। तीसरे बरस तीसरे दर्जे में पास हो गए। टोपी ज़हीन होने के बावजूद कक्षा में 2 बार फेल हो गया। जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियों से हार मान लेना कहाँ तक उचित है, टोपी जैसे बच्चों के विषय में आपकी क्या राय है। अब आपने देखा था टोपी शुक्ला की परिस्थितियां क्या थी। घर में लोग उसे ज़्यादा प्यार नहीं करते थे, समझ नहीं पाते थे, तो वो अपने कहाँ जाता था, अपने दोस्त के यहाँ, उसकी दादी से जो है बहुत ही ज़्यादा अटैच रहता था। तो दादी ख़त्म हो जाती हैं, फिर उसके फ्रेंड का भी तबादला हो जाता है,
तो बहुत सारी परिस्थितियां उसके साथ घटी थी जिसका असर उसकी पढ़ाई पर पड़ा था। और इसके कारण क्या हुआ था पढ़ाई पे कि वो जो है बार बार फेल हो रहा था एक ही क्लास में, मगर तीसरी बार वो कहीं जाकर पास हुआ था। तो ये सब चीज़ें हैं ना। तो इस तरह के बच्चों के विषय में आपकी क्या राय, टोपी जैसे जो बच्चे हैं उनके विषय में आपकी क्या राय है, आपको ये चीज़ बतानी है। तो सबसे पहले आप क्या परेशानी थी टोपी को, ये चीज़ आप बताएं। जैसे ज़हीन, ज़हीन मतलब बुद्धिमान होने के बावजूद भी टोपी 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया। उसकी पारिवारिक परिस्थितियां उसकी पढ़ाई में बाधा उत्पन्न करती थी। पारिवारिक स्थितियां मतलब जो जब पढ़ने बैठा है तो उससे किसी ने बोल दिया जाओ बाहर से सामान ले आओ, कुछ कराओ, तो ये सारी परिस्थितियां क्या होती है, उसको डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है ना। तो ये सब, जब भी वह पढ़ने बैठता तो बड़े भाई या माँ को कोई काम याद आ जाता जो सिर्फ वही कर सकता था। छोटा भाई उसकी कॉपियां खराब कर देता था। दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया। डॉक्टर भृगु नारायण चुनाव के लिए खड़े हो गए और घर में चुनावी माहौल छा गया। परंतु फिर उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह किसी तरह से परीक्षा पास जरूर करेगा और उसने कर दिखाया। मतलब एक तो उसे पढ़ने में डिस्टर्बेंस हो रहा था, फिर उसके बाद उसके पिताजी खुद भी जो है वो चुनाव में खड़े हो गए, तो चारों तरफ घर में ही चुनाव माहौल था। लेकिन तब भी वो दृढ़ संकल्प करता है कि नहीं, मुझे पास होना है और मैं कोशिश करूंगा। सच्ची लगन और दृढ़ निश्चय से जो काम उसने तीसरे साल में किया उसे पहले साल में ही किया जा सकता था। परिस्थितियां सदैव हमारे अनुकूल नहीं होती, परंतु उनका सामना करके कर्तव्य पथ पर बढ़कर ही हम लक्ष्य पार कर सकते हैं। मतलब आप ये देखेंगे हमेशा परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती, हम, क्योंकि यही तो जीवन का नाम है, हर चीज हमें जैसा चाहें हमें वैसा मिल जाए तो ये पॉसिबल नहीं होता। तो यही टोपी के साथ हुआ परिस्थिति में। अगर वो दृढ़ निश्चय जो उसने तीसरे साल जाकर किया, अगर वो पहले साल कर लेता तो 2 साल उसके वेस्ट नहीं जाते। तो यही चीज है, हमें हमेशा जो भी काम हमें मिल रहा है, कुछ भी हो, हमें अपना कंसंट्रेशन बनाए रखना है अपने काम पे, क्योंकि समय लौट कर नहीं आता है। ये चीज आपको यहां पर एक्सप्लेन करनी है। अब हम आते हैं, खंड खा आ गया हमारे सामने, हो गया खंड का हमारा कंप्लीट हो गया। अब खंड खा पे आते हैं। खंड खा में हमारे पास आ रहा है लेखन कार्य। सबसे पहले प्रश्न आ रहा है 4, निम्नलिखित में किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 150 शब्दों का अनुच्छेद लिखिए। ध्यान रखिए 150 शब्द लिखने हैं, इनका ध्यान रखिएगा कैसे आपको करना है, ये चीज तरीका हम बता चुके हैं। ये क्वेश्चन हमारा 6 अंक का, यानी कि ये अनुच्छेद हमारे सामने कितना है, 6 अंक का। हमारे सामने 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 में से आपको एक ऑप्ट करना है। अब कैसे करना है, इसको आपको कैसे मार्किंग मिलेगी ये भी बताती हूं मैं। देखिए पहला है आभासी शिक्षण अधिगम प्रतिक्रिया। आरंभ कब और कैसे, लाभ हानि सावधानियां, स्थिति में सामंजस्य। यानी कि आभासी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, ये परीक्षा कैसे आरंभ होती है, फिर ये कब और कैसे आरंभ होती है, आपको ये सारी चीजें लिखनी है। इससे क्या लाभ है, क्या हानि है, इनमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और स्थिति से सामंजस्य कैसे बिठाना चाहिए, आपको ये बताना। याद रखिए कोई भी टॉपिक आपसे पूछा जाए, देखिए यहाँ पे सभी आ रहा है, क्यों आवश्यक है सहनशीलता, इसमें 3 आपको संकेत बिंदु दिए हैं। सहनशीलता का अर्थ, इसकी आवश्यकता, नैतिक मूल्य एवं सुखद जीवन। तो ये जो हमें देना, हमें सिर्फ इन्हीं के अंतर्गत ही आपको अनुच्छेद लिखना। अनुच्छेद का मतलब क्या हुआ, पैराग्राफ राइटिंग, ठीक है। अनुच्छेद का मतलब होता है पैराग्राफ राइटिंग। अब आपको पैराग्राफ पर एक पैराग्राफ नहीं लिखना, 2-3 150 हैं, अगर 150 शब्द लिख रहे हैं तो जाहिर सी बात है 3 कम से कम 3 पैराग्राफ तो आएंगे ही आएंगे हमारे पास में। तो अब इन 3 पैराग्राफ को जो आपको एक्सप्लेन करनी है वो क्या है, वो इन्हीं बिंदुओं के हिसाब से आप करेंगे। इनसे अलग आपको कहीं नहीं हटना, यानी कि आपने अपनी मर्जी से लिखना शुरू कर दिया, ये काम आपको नहीं करना है, ये ध्यान रखते हुए। इसी में तीसरा ऑप्शन जैसे हमारे पास में क्या आ रहा है, मेरे सपनों का भारत। अब आपके सपनों का भारत कैसा होगा, कैसा है, आप अपेक्षा है, आपका कर्तव्य क्या है, क्या अपेक्षा करते हैं, मतलब क्या है, क्या हम चाहते हैं और हमारा क्या कर्तव्य है। तो 3 पैराग्राफ में आपको सिर्फ यही चीज डिफाइन कर रही है, आप इसके अलावा अपने मन से कोई चीज नहीं करेंगे, ये आपको करते हुए चलना है। अब इसकी मार्किंग कैसे रहेगी, जैसे अब आपको बताया जा रहा है यहां पर जो भूमिका, यानी कि सबसे पहला जो पैराग्राफ आप भूमिका बना रहे हैं उसके लिए आपको 1 अंक मिलेगा,
पूरे उस एक पैराग्राफ के लिए, कि आप उस टॉपिक के बारे में कितना जानते हैं, ये आपको सबसे पहले आपके फर्स्ट पैराग्राफ से ही आपको पता जो है एग्जामिनर को पता चल जाएगा। तो भूमिका को बहुत ही अच्छा बनाना है। विषय वस्तु यानी कि अब उसके अंदर आप जितना कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, यानी कि जो आपको संकेत बिंदु दिए गए हैं आप उसी से रिलेटेड लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, या इधर उधर नहीं लिखना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जो संकेत बिंदु हैं सिर्फ आप उन्हीं के हिसाब से काम करेंगे, ये बहुत ध्यान पूर्वक आपको कार्य करना है। फिर उसके बाद आता है भाषा, यानी कि जो लैंग्वेज आप इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे हमने आपको पहले भी बताया है कि जो हम भाषा इस्तेमाल करते हैं वो हिंदी में भाषा का बहुत ही ज़्यादा मान होता है। जैसे कि हम मान लीजिए कोई भी शब्द हम ले रहे हैं, कोई भी है, अब शब्द आ रहे हैं, उनमें हम पर्यायवाची शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, अनेकार्थी हैं, समानार्थी शब्द हैं, बहुत ही हैवी वर्डिंग्स हैं। सिंपल सी बात है ना चीज़ें। ज़रूरत, जैसे हम एक चीज़ बोलते हैं शब्द ज़रूरत, ज़रूरत की जगह आवश्यकता बोल सकते हैं, तो आवश्यकता इज मच बेटर, है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं, इन वर्ड्स को हम किस तरीके से पा सकते हैं। अब हम कहते हैं किसी चीज़ की मनाही है, उसी की जगह हम निषेध है। तो ये वर्डिंग्स को हम किस तरीके से हैवी कर सकते हैं, हम सब जानते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग इन वर्ड्स के बारे में जानते नहीं, बस ये है कि हम लिखते समय अपने हैबिट्स में नहीं लिए। अब आपको वही वर्ड्स क्या करने हैं, अपने हैबिट्स में लेने हैं, ये चीज ध्यान रखनी है। तो वो भाषा को आपको एक भूमिका याद रखना है। पहला पैराग्राफ आपको ये एग्जामिनर जब सबसे पहले पढ़ेगा तो उसको ये देखना है कि आप जो टॉपिक आप लिख रहे हो वो टॉपिक से आप रिलेटेड है, आप उसके बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ये आपकी भूमिका से पता चल जाता है। फिर जब आप विषय वस्तु लिखते हो तो संकेत बिंदु, जो संकेत बिंदु अंदर दिए गए हैं आप उनके तहत कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये मेन रहता है। और 1 अंक आपको भाषा का मिलता है। तो ये चीजें आपको अनुच्छेद लिखते समय ध्यान रखना। 6 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही सावधानी से लिखिएगा। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 5 में। इसमें हमारे सामने आता है पत्र। अब पत्र में क्या है, सबसे पहले अब देखिए, आप शौर्य या सारखी, यानी कि अब आपका कोई भी नाम उससे मतलब नहीं है। अगर आप मेल हैं तो आप शौर्य हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो आपका नाम सारखी है। तो आप यहीं पे लिखेंगे, जैसे हम नीचे लिखते हैं ना आपका प्रिय पुत्र, तो उसकी जगह आप अपना नाम लिखते हैं तो वहां पे आप क्या लिखेंगे, आपका प्रिय पुत्र शौर्य। इस तरीके से आपको लिखना है। तो यहाँ पर क्या है, आपने अपने लिए ऑनलाइन पुस्तकें खरीदी थी, रुपए जमा हो गए परंतु पुस्तकें प्राप्त नहीं हो सकी। इस बात की शिकायत करते हुए संबंधित अधिकारी को लगभग 120 शब्दों का पत्र लिखिए। एक पत्र ये है, दूसरा 2 पत्र दिए, दोनों में से एक है। फिर क्या, आप सृष्टि या सार्थक हैं। फिर अब आपके नाम से मतलब नहीं है, आप अगर फीमेल हैं तो आपका नाम सृष्टि है, अगर आप मेल हैं तो आपका नाम सार्थक है। नीचे आपको, अब जहां पर हम अपना नाम लिखते हैं ना, वहां पर आपको यही नाम लिखना होगा। बंगलुरु से चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस में यात्रा करते समय आपका कीमती सामान वाला बैग जल्दबाजी में गाड़ी में ही रह गया। आपके द्वारा की गई शिकायत से आपको अपना बैग वापस मिल गया। प्रबंधन की प्रशंसा करते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक को लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखिए। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों ही हमारे पास औपचारिक पत्र है, हमारे सिलेबस में औपचारिक पत्र ही। तो इन औपचारिक पत्रों को जो हम लिखेंगे, इनमें हमें क्या सावधानियां बरतनी है और कैसे लिखने हैं, ये मेन हमारा मोटिव होता है। और हमें इसके मार्क्स कैसे मिलेंगे, देखिए औपचारिक पत्र में हमें आरंभ और अंत की औपचारिकताओं के लिए 1 अंक मिल रहा है। औपचारिक पत्र, अब जैसे हम क्या कर रहे हैं, हमने संपादक को पत्र लिखा है, ठीक है, लास्ट वाला हमारा पत्र संपादकीय पत्र था, तो किसी समाचार पत्र के लिए तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इससे पहले वाले दैनिक भास्कर संपादक जी, ठीक है ना, सब यहाँ पे संपादक महोदय दैनिक भास्कर, जहाँ के भी हम दैनिक भास्कर को लिख रहे हैं वहाँ का पता लिख देंगे, ठीक है। 4 लाइन में पता लिखने के बाद फिर हम यहाँ पर विषय लिखते हैं, ठीक है, विषय आता है हमारा, विषय लिखा और उसके बाद हमारी विषय वस्तु आती है, जो भी हम अंदर लिख रहे हैं। तो अब 120 शब्दों का अगर पत्र है तो मान के चलिए कि 2 पैराग्राफ तो हमारे आएंगे ही आएंगे। तो हमें वो 2 पैराग्राफ, सबसे पहले जैसे हमारा बैग खो गया, तो कब खो गया था, कहाँ खो गया था, फिर हमने कैसे शिकायत करी, हमें मिल गया, ये पहले पैराग्राफ में मिलेंगे। अब इस प्रबंधन की प्रशंसा करते हुए हम दूसरा पैराग्राफ लिख देंगे। तो ये 2 पैराग्राफ के बाद फिर हम वहां पर धन्यवाद दिया, धन्यवाद, फिर जागरूक नागरिक, और नीचे अपना नाम लिख देंगे। आप सार्थक है तो सार्थक लिखेंगे। तो नाम लिखने के बाद अब जो ये स्टार्टिंग का हमारा मैटर है और जो लास्ट का मैटर है, इसके लिए हमें 1 अंक मिल रहा है।
ये क्योंकि फॉर्मेट जरूरी होता है। फिर विषय वस्तु यानी कि बीच का जो हम मैटर लिख रहे हैं, इसके लिए हमें कितने मार्क्स मिल रहे हैं? हमें 3 मार्क्स मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो हम जिस तरीके से लिख रहे हैं ये मेन हमें ध्यान देना है। भाषा के लिए हमें 1 अंक मिल रहा है। हमने फिर से वही बात की जो हमने अनुच्छेद में की थी कि भाषा बहुत ही सौम्य और सभ्य और उच्च दर्जे की होनी चाहिए। तो वही चीजें आपको यहाँ ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से आपको पत्र में अंक मिलेंगे। 5 नंबर का पत्र है, बहुत ध्यानपूर्वक करिएगा। और हाँ, आखिर में आपको दिनांक भी देना होता है, तो दिनांक भी आप देंगे। आपका एड्रेस, इनिशियल एड्रेस रहता है, नाम के नीचे आपका इनिशियल एड्रेस रहेगा, फिर दिनांक रहेगी। तो इसको भी आपको ध्यान में लिखते हुए करना है। ये चीजें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? समझ गए ना? तो ये आप इतना रखेंगे क्योंकि ये पत्र में हमेशा फॉर्मेट मस्ट होता है, तो उसके लिए अंक बहुत होते हैं। अब हम आते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में अब हमारे सामने क्या पूछा गया है? सॉरी, आपको यहाँ पर सूचना तैयार करनी है। क्या है? आप निवासी कल्याण संघ यानी रेजिडेंस वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष रमेश सुब्रमण्यम हैं। आपका नाम क्या है? रमेश सुब्रमण्यम। और आप कौन से पद पर हैं? रेजिडेंस वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। अपने क्षेत्र के मुख्य पार्क में आयोजित होने वाले योग शिविर के विषय में जानकारी देते हुए 50 शब्दों की एक सूचना तैयार करिए। यानी कि आप एक योग शिविर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसकी आपको सूचना देनी। तो जाहिर सी बात है, सूचना का फॉर्मेट हमने बताया है, बॉक्स में आप देंगे। ये चीजें हमेशा ध्यान रखनी है। आप कब, सबसे पहले आप डेट, समय, आपको ये चीज देखनी है। सूचना है, जैसे सबसे पहले सूचना है, सूचना के नीचे किस चीज की सूचना है? योग शिविर की सूचना है, समय है, ये सब चीजें आपको देनी होती हैं। फिर दूसरा, अथवा 2 दिए हैं, 2 में से आपको 1 देना है। जैसे आप साहित्य संघ के सचिव सुपोर्णा चक्रवर्ती हैं। आपके का खा गा विद्यालय का नाम क्या है? का खा गा में वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित होने वाली है। इसके लिए एक सूचना लगभग 50 शब्दों की तैयार करिए। तो इस तरीके की सूचना तैयार करना है आपको, ठीक है? फिर उसी तरीके से का था, अब खा है, यानी कि का में से दोनों में से 1 करना है, खा में से 2। सूचना ही है दोनों ही, का भी सूचना है और खा भी सूचना ही है। दोनों में से आपको कोई 1-1 करना है, यानी का में से दोनों में से 1 करना है और खा में से भी दोनों में से 1 में ही करना है। तो 2.5 नंबर की एक सूचना है आपके पास। अब खा वाले में, आप कक्षा 10वीं के लिए लियोर्नो यानी बर्नडेड विद्यालय के बास्केटबॉल मैदान में आपको एक घड़ी मिली है, ठीक है? आपको एक घड़ी मिली है। इससे संबंधित सूचना विद्यालय के सूचना पट के लिए तैयार कीजिए, जिसमें घड़ी खोने वाला छात्र उसे प्राप्त कर सके। यह सूचना लगभग 50 शब्दों में लिखी। यानी कि आपको बास्केटबॉल मैदान में एक घड़ी मिली है, घड़ी किस तरीके की, आपको ये सूचना तैयार करनी है और जो है विद्यालय के सूचना पट पे लगानी है, ताकि जिसकी घड़ी है वो उसको मिल सके। अब नेक्स्ट आते हैं, आप अपने विद्यालय में इको क्लब के अध्यक्ष हैं। पर्यावरण दिवस के लिए आप विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहते हैं। इको क्लब के सभी सदस्यों की सभा इसी संदर्भ में आयोजित करने के लिए विद्यालय के सूचना पट के लिए एक सूचना पत्र लगभग 50 शब्दों में तैयार करिए। तो देखिए, यहाँ पे आपको चारों सूचना पत्र तैयार करने हैं। इन सूचना में किसी न किसी तरह की आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। हमने सूचना आपको पहले भी बताई है, तो अब इसमें कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था, आपको एक रेक्टेंगल ऐसे करना है। सूचना है, जैसे हमने योग शिविर का बोला, तो सबसे पहले आप ऊपर ब्लॉक लेटर्स में सूचना, योग शिविर की सूचना है। अब योग शिविर कब लग रहा है, कितने समय पे लग रहा है, ये लिखेंगे। लिखने के बाद में जो भी सूचना है योग शिविर की आप वो देंगे। कहाँ लग रहा है ये भी आपको बताना है। फिर उसके बाद किसने ये दी है। अब आपका नाम क्या था? सुब्रमण्यम था, तो आप यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। तो इसमें क्या औपचारिकताएं, इसके लिए मतलब जो जो औपचारिकताएं, यानी कि आपका समय स्थान, ठीक है ना? यहाँ पर यहीं पर आप समय, स्थान और तारीख, तीनों चीजें आप यहाँ पर दोगे। ये औपचारिकताएं आपकी रहेंगी। विषय वस्तु जो भी आप अंदर सूचना में दे रहे हैं, ये 1.5 मार्क्स का है। भाषा आपकी आधे नंबर की, तो ये 2.5 नंबर का है। आपको इस तरीके से तैयार करना है। कोई भी सूचना के लिए आप इसी तरीके का फॉर्मेट रेडी करेंगे एग्जाम में। अब आते हैं प्रश्न संख्या
7 पर। प्रश्न संख्या 7 में क्या पूछा गया है हमसे, इसमें भी का और खा दो दिए गए हैं, यानी कि अब आपको यहां पर एक विज्ञापन तैयार करने, यानी दो विज्ञापन तैयार कर रहे हैं। का में 2 ऑप्शन दिए हैं, 2 में से एक करेंगे। खा में भी 2 ऑप्शन दिए गए हैं, 2 में से आपको एक करना है, यानी 2.5 नंबर का आपका एक विज्ञापन होगा, यानी टोटल आपको 2 विज्ञापन रेडी करने। यहाँ क्या दिया है, स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए सरकार की ओर से एक विज्ञापन लगभग 50 शब्दों में तैयार करिए। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या, स्वच्छता के प्रति जो है आपको एक विज्ञापन तैयार करना है सरकार की तरफ से। दूसरा है, आपके विद्यालय में एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है जिसमें हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा जी विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित हैं। इसका प्रचार प्रसार करने के लिए लगभग 50 शब्दों का विज्ञापन तैयार करिए। तो यहाँ पर क्या है, आपको ज्यादा लोगों को एकत्र करना है। ठीक है, ज्यादा लोगों को एकत्र करना ताकि वो इस कवि सम्मेलन में आ सकें। तो इसका एक विज्ञापन आप रेडी करोगे। अब खा में आपको क्या पूछा गया है, आपके क्षेत्र के निवासी कल्याण संघ यानी कि रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी द्वारा एक पुस्तकालय तैयार किया गया है जिसमें प्रत्येक आयु वर्ग की पुस्तकें उपलब्ध है। इसके प्रचार प्रसार के लिए लगभग 50 शब्दों का विज्ञापन तैयार करना है, यानी कि एक पुस्तकालय खोला गया है, वहां पर हर उम्र के बच्चों के लिए पुस्तकें रखी गई हैं। अब आपको ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पे आए, पुस्तकें पढ़ें, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, विज्ञापन देना पड़ेगा। दूसरा क्या है, आपकी कक्षा को विद्यालय के मेले के लिए हस्त निर्मित सामग्री और चित्रों की प्रदर्शनी लगानी है। अपनी प्रदर्शनी के लिए लगभग 50 शब्दों का एक विज्ञापन तैयार करिए। तो हस्त निर्मित यानी हाथ से बनी हुई चीजों की प्रदर्शनी लगानी है, तो इसके लिए आपको एक विज्ञापन रेडी करना है कि यहाँ पर प्रदर्शनी लग रही है, आइए सभी लोग उस प्रदर्शनी को देखिए। तो विज्ञापन को तैयार करने का नियम वही हमारा पहले जैसा नियम हम आपको पहले भी बता चुके हैं। रेक्टेंगल लेंगे यहाँ पे एक, तो यहां पर हम क्या, किस चीज का विज्ञापन, जैसे हमारे पास क्या था, प्रदर्शनी का विज्ञापन था। तो सबसे पहले हम यहां पर कुछ आकर्षक तरीके से ऐसे 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 करके कुछ है ना, प्रदर्शनी करके यहां पर हम लिख देंगे। प्रदर्शनी हमने लिख दिया। अब ये प्रदर्शनी में क्या आकर्षक है, क्योंकि आप लोगों को इनवाइट कर रहे हो वहां पे आए, तो यहां पर क्या है, हस्त निर्मित आकर्षक वस्तुओं की प्रदर्शनी। कैसे ना, हस्त निर्मित आकर्षक वस्तुओं की कम दामों पे उपलब्ध है, आइए देखिए, अपनी भारतीय सभ्यता को देखिए। कुछ इस तरह के आकर्षक विज्ञापन को आप रेडी करेंगे, यहां पर आप उसे देंगे। एक छोटा सा ब्लॉक नीचे आप बनाएंगे कि ये प्रदर्शनी कहाँ लग रही है। कहीं पर भी है, हम कहीं सूचना तो देंगे ना कि कहां पर लग रही है प्रदर्शनी, तो यहां पर हम उस प्रदर्शनी के लगने के स्थान की सूचना देंगे कि ये लग कहां पर रही है। अब यहां पर आपने दे दिया कि प्रदर्शनी है, ठीक है, लगने का स्थान है, अब किस तारीख को लग रहा है, तो उस तारीख को आप कहीं पर इधर उधर कहीं पर हाईलाइट करोगे, अच्छे से हाईलाइट करोगे कि कब लग रही है, कब लग रही है और कितने समय से कितने समय के लिए लग रही है। इस चीजों को आपको हाईलाइट करना है। कहां लग रही है उसकी सूचना हमने यहां पर नीचे दे दी है। तो ये इस तरीके से आप, अब इसमें आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे, मार्क्स लगने का विषय वस्तु यानी कि अंदर की जो आप विषय वस्तु जितना भी आप कुछ लिख रहे हैं, इसके लिए आपको 1 अंक मिलेगा। प्रस्तुति, अब कोई भी विज्ञापन देखकर हम आकर्षित कैसे होते हैं, बहुत ही आकर्षक होता है तो हम तुरंत अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो चीज को खरीदने या देखने के लिए भाग जाते हैं। होता है ना हमारे साथ में, जैसे मान लीजिए सर्कस के कितने कलरफुल एग्जाम लिखते हैं तो हम लोग तुरंत जाते हैं सर्कस देखने के लिए। उसी तरीके से आपको इसे बहुत आकर्षक बनाना है, तो उसका आपको 1 अंक मिलेगा। और भाषा यानी कि आप किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए आपको आधा। देखिए हर जगह आपकी भाषा के लिए आपको अंक जरूर है, इसलिए भाषा बहुत अच्छी इस्तेमाल करनी है आपको। अब हम आ गए अपने प्रश्न संख्या 8 पर। आखिरी प्रश्न है हमारा, क्या दिया है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में लघु कथा लिखनी है। ध्यान रखिएगा 120 शब्द जो लिमिट होती है हमारे पास में उसको बहुत ध्यान रखना है। 120 शब्दों की है, 5 अंक की आएगी, ये बहुत ध्यान रखना है। तो कोई भी कथा यानी कि कथा का मतलब कहानी हम लिखते हैं, तो कहानी के लिए सबसे पहले हमें एक टॉपिक चाहिए होता है। टॉपिक के साथ कहानी हमारी 3 बेसिस पे शुरू होती है। शुरुआत अच्छी होती है, फिर संघर्ष होता है, फिर समापन होता है। तो इस तरीके से आप कोई एक कहानी बनाओगे। कहानी में आप अपने आप को भी इंक्लूड कर सकते हो किसी तरीके से। एंड में शिक्षा का लिखना जरूरी है, हमने आपको बताया था शिक्षा का होना मस्ट है। तो ये सब चीजें आपको कहानी में लिखनी है। 2 में से आपको कोई एक
ऑप्ट करनी है। अब इसको आप में इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, जो विषय वस्तु आप लिख रहे हैं यानी कि अंदर जो आप जो कुछ भी लिख रहे हैं, कहानी कैसी प्रस्तुत कर रहे हैं, उसका आपको 2 अंक मिल रहा है। प्रस्तुति यानी कि उसको किस तरीके से, मतलब सबसे पहले जो आप टॉपिक डाल रहे हो वो, विषय वस्तु वो, और शिक्षा, ये सब कुछ चीजें मिलाकर जो आप प्रस्तुति दे रहे हो उसके आपको 2 अंक मिल रहे हैं। भाषा आपकी 1 अंक की है, यानी कि जो अंदर आप भाषा, जो कहानी बना रहे हो, जो लैंग्वेज यूज कर रहे हो, उसके लिए आपको 1 अंक मिल रहा है। तो देखिए हर जगह भाषा के लिए अंक आपके पास अलग है, इसलिए भाषा का ध्यान आपको हर जगह बहुत ही अच्छे से लिखना है। तो इस तरीके से आपका ये हमारा जो सीपीएसई द्वारा सैंपल पेपर इशू किया गया था, हमने समझाया आपको कि कहाँ पे कितने कितने मार्क्स का क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, किस सेक्शन के लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो जाहिर सी बात है आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो आपको, कि आपको कैसे अपना पेपर प्रिपेयर करना है, कैसे कैसे आप चीज़ों को लिखेंगे। मैं फिर से ध्यान से आपको याद दिला रही हूँ कि वर्ड लिमिट्स का आपको हर जगह ध्यान रखना है, हर क्वेश्चन में, इसीलिए वर्ड लिमिट दी जाती है। वर्ड लिमिट हर जगह ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।